तो लास्ट सेशन में हमने आपकी बुक के एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 को देखा था। तो इस सेशन में हम करेंगे एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। तो बच्चों, आपकी बुक के एग्जाम्पल नंबर 3 में बिल्कुल वही चीज़ आपको करनी है जो एग्जाम्पल नंबर 2 में आपने की है। फ्लो मैंने आपको एग्जाम्पल 2 में ही बताया था। एग्जाम्पल 3 कहता है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is in the form 4q plus 1, which form 4q plus 1 and 4q plus 3 or 4q plus 3 where q is an integer। q जो है वो इंटीजर हो कोई भी। तो इसी तरीके का आपने एग्जाम्पल नंबर 2 भी किया था। हमें फ्लो बिल्कुल वही रखना है बच्चों। सबसे पहले हमें स्टेट करना है यूक्लिड की डिवीजन थ्योरम को। शॉर्ट में ईडीटी लिख रहा हूँ, आप फुल में लिखेंगे हमेशा। तो ईडीटी हमें कहता है फॉर 2 नंबर्स a could be written as bq plus r where r की रेंज 0 से लेके लेस देन डिविजर तक। इस केस में डिविजर b है तो लेस देन b तक रहेगा। तो अब हमें अपने क्वेश्चन के हिसाब से इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। सबसे पहले a को हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अभी a के लिए मैं ऑड या इवन नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू लूंगा मैं a की। और b की वैल्यू के लिए मुझे क्या करना है, क्वेश्चन की तरफ देखना है बच्चों। q के मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चन हमें क्या चाहता है, 4 चाहता है, तो b की वैल्यू में 4 ही अज्यूम कर लेता हूँ। b की वैल्यू 4 अज्यूम करके इक्वेशन में पुट करूंगा तो इक्वेशन बन जाएगी a वुड बी 4q प्लस r वेर r की रेंज क्या होगी, 0 से लेके लेस देन 4 भी नहीं होगी बच्चों, लेस देन डिविजर। तो डिविजर आपका 4 है इस केस में, इसलिए लेस देन 4। तो r की जो पॉसिबल वैल्यूज होगी बच्चों, इट कैन बी इधर 0 और 1 और 2 और 3। r की वैल्यू 4 भी नहीं हो सकती है। तो अब आपके पास r की 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं। आपको बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल की तरह 4 केसेस बना लेने हैं। स्टेप बाय स्टेप में चलता हूँ। केस 1 लेता हूँ वेयर r इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स r की वैल्यू 0 पुट करके मैं इक्वेशन बना लेता हूँ a वुड बी 4q। फिर से आपको वैसा ही एनालिसिस करना है बच्चों। q इज एन इंटीजर मल्टीप्लाई बाय इवन नंबर। तो एनी इंटीजर मल्टीप्लाई बाय इवन नंबर, तो प्रोडक्ट वुड बी ऑलवेज इवन। दैट मीन्स हमारी इस इक्वेशन में a की वैल्यू हमेशा इवन रहने वाली है बच्चों। तो हमें क्वेश्चन में इवन वैल्यू के लिए तो पूछा नहीं था, लेकिन हमने फिर भी केस 1 में देख लिया कि a की वैल्यू 4q जो फॉर्म बनेगी वो इवन रहने वाली है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। केस 2 को देख लेते हैं बच्चों। केस 2 में r की वैल्यू आपको रखनी है 1। दैट मीन्स इक्वेशन के अंदर r की वैल्यू 1 रखेंगे और हमें नया इक्वेशन मिलेगा a वुड बी इक्वल्स टू 4q प्लस 1। अब बच्चों 4q तो इवन ही रहेगा हमेशा, यानी किसी इंटीजर की इवन नंबर से मल्टीप्लिकेशन इवन ही रहता है। किसी भी इवन में अगर आप ऑड वैल्यू को ऐड करते हैं बच्चों, 1 जो है वो ऑड है, तो जो सम बन के आता है वो हमेशा ऑड होता है। आप ट्राई कर सकते हैं, कोई भी इवन नंबर और ऑड नंबर को ऐड करके देखिए, हमेशा ऑड नंबर बनता है। दैट मीन्स इस केस में जो हमारे पास a की वैल्यू आ रही है वो एक ऑड वैल्यू आ रही है, और यही आपके क्वेश्चन का एक पार्ट है। 4q प्लस 1 इज ऑड। तो एक पार्ट तो बच्चों आपने देख लिया किस तरीके से करना है। मेरे पास 2 केसेस बचे हैं, 2 केसेस को भी अच्छे से देख लेता हूँ और मुझे पता लग जाएगा कि बाकी 2 बचे हुए केसेस में कौन कौन सी फॉर्म बन रही है, इवन फॉर्म बन रही है या फिर ऑड फॉर्म बन रही है। तो अब मेरे पास आएगा केस 3। केस 3 में आपको क्या करना है, केस 3 में फिर से r की एक वैल्यू रखनी है। 0 और 1 को आप रख चुके हो, अब की बार आप 2 रखेंगे। r की वैल्यू 2 रखा इस इक्वेशन के अंदर, तो a वुड बी 4q प्लस 2। a की वैल्यू 4q प्लस 2 आ गई। फिर से आपको वही एनालिसिस करना है बच्चों। 4q इज अ इवन वैल्यू and 2 is also a even number. So addition of 2 even numbers will be a even number. किन्हीं भी 2 इवन वैल्यूज को अगर आप सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो इवन आएगा। दैट मीन्स इस केस में जो आपके पास a आएगा वो इवन आएगा, लेकिन हमें क्वेश्चन में तो ऑड का पूछा है। चलिए केस 4 को देख लेते हैं उसके लिए।
केस 4 में आपको r की वैल्यू रखनी है बची हुई 3, r की वैल्यू 3, दैट मीन्स a वुड बी इक्वल्स टू 4q प्लस 3। और इस केस में 4q यानी कि इवन प्लस 3 यानी कि ऑड। इवन प्लस ऑड अगर आप करेंगे तो हमेशा आंसर ऑड आएगा। आप ट्राई कर सकते हैं एग्जांपल कोई भी सोच के। तो दैट मीन्स इस केस में हमारे पास a की वैल्यू ऑड आएगी और यही आपके क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था। 4q प्लस 3 जो फॉर्म आएगा वो ऑड वैल्यू आएगा। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक ही टाइप का फ्लो है वही फॉलो करना है, और किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए कुछ भी पूछ ले आप अटेम्प्ट कर सकते हैं उसको अच्छे से। ये हमारे पास यूक्लिड की डिवीजन लेमा की सेकंड एप्लीकेशन थी। फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको 2 नंबर्स का HCF निकालना था और सेकंड एप्लीकेशन में इस तरीके से किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अब हम आपकी बुक के लास्ट एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 हमें कहता है कि अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज़। तो काजू बर्फीज़ का नंबर मेरे पास है 420। इसी तरीके से एंड 130 बादाम बर्फीज़। तो बादाम बर्फ़ी कितनी है 130। आगे क्वेश्चन कहता है कि शी वॉन्ट्स टू स्टिक दैम इन सच ए वे दैट ईच स्टेक हैज़ द सेम नंबर। यानी कि जो आपको स्टेक बनानी है उसमें सेम नंबर होना चाहिए बर्फीज़ का। बर्फीज़ का नंबर सेम होना चाहिए। एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ ट्रे। दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ ट्रे। बच्चों ये 2 कंडीशन हमारे पास क्वेश्चन में दे दी कि आपको सबसे पहले तो जो स्टेक बनानी है उसमें नंबर ऑफ बर्फी सेम होनी चाहिए, दूसरी चीज़ कि एरिया सबसे लीस्ट होना चाहिए। What is the number of that can be placed in each stake for this purpose? यानी कि आपको हर एक स्टेक में नंबर ऑफ बर्फीज निकालना है। नंबर इन ईच स्टेक ये आपको निकालना है। बच्चों हमें जो 2 कंडीशन दी गई है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन में मूव करना है। पहली कंडीशन का मतलब समझते हैं, हर स्टेक में सेम नंबर होना चाहिए। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर अगर सबसे कम एरिया का बनाना है तो 420 काजू बर्फी जो है आप एक स्टेक में लगा दीजिए और 130 काजू बर्फीज दूसरी स्टेक में लगा दीजिए। लीस्ट एरिया है, या फिर ऐसा कीजिए एक ही स्टेक में काजू प्लस बादाम दोनों लगा दीजिए। लेकिन एक तो चीज़ है कि काजू और बादाम को मिक्स नहीं करना है, आपको दोनों अलग अलग रखनी है। और दूसरा ये कि इसमें आपका एरिया सबसे कम है लेकिन आपकी जो 2 स्टेक है उसमें नंबर ऑफ बर्फी सेम नहीं है, अलग अलग नंबर है। एक में 420 है दूसरे में 130 है। तो आपको दोनों कंडीशन को एक साथ लेके चलना है। ठीक है बच्चों, अगर आप सेम नंबर करना चाहें आप दूसरे तरीके से सोच सकते हैं कि आप इस कंडीशन को भूल जाएं लीस्ट एरिया वाली। मान लीजिए आप कहें सर सेम नंबर करना है, कोई बात नहीं सर मैं सब स्टेक में 2-2 बर्फी लगा देता हूँ या फिर 1-1 बर्फी लगा देता हूँ। तो काजू की मेरे पास 420 स्टेक्स बन जाएगी और बादाम की 130 स्टेक्स बन जाएगी। लेकिन उस केस में आपका लीस्ट एरिया वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। आपको एक जो चीज़ है वो ये पता लगती है सेम नंबर, मतलब 420 और 130 को सेम नंबर में डिवाइड करना है। ऐसा नंबर ढूंढना है जो 420 और 130 दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। बच्चों कॉमन फैक्टर वही तो होता है जो कि दोनों को डिवाइड कर सके। जब भी आप निकालते थे HCF या LCM वहाँ पे आप फैक्टर्स को ढूंढते थे। तो फैक्टर्स क्या होते थे, वो नंबर्स जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो सेम नंबर का जो हमारा कंडीशन है वो बताता है कि हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है। लेकिन अगली जो कंडीशन है लीस्ट एरिया वाली, लीस्ट एरिया तभी होगा जब वो जो फैक्टर है वो हाईएस्ट होगा। इस वजह से एक कॉलम में मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीस लगा पाऊंगा और मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम बनेंगे। जब मैं एक कॉलम में ज़्यादा बर्फी रख पाऊंगा तभी तो मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कम आएंगे और इसी की वजह से लीस्ट एरिया बनेगा। तो ये लीस्ट एरिया की कंडीशन की वजह से जो कॉमन फैक्टर है वो हाईएस्ट होना चाहिए। दैट मीन्स आपको HCF निकालना है। इन दोनों कंडीशन को साथ में रख के चलेंगे तब पता लगेगा कि हमें HCF निकालना है। और अब क्वेश्चन बहुत ही आसान है। HCF ऑफ 420 एंड 130 आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से सीखा हुआ है। फिर से बता देते हैं, स्टेप 1 में 420 को बाहर रखेंगे, 130 को डिविजर बनाएंगे। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स वुड बी 390 एंड रिमाइंडर वुड बी 30। रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप में मूव करना है। पिछले स्टेप को डिविजर को उठाएंगे, डिविडेंड बना देंगे और पिछले स्टेप के रिमाइंडर को उठा के डिविजर बना देंगे।
4 times is 120 and 10 is remainder. Again remainder is not equals to 0. That means next step में जाना है, डिविजर को उठा के डिविडेंड बनाना है और रिमाइंडर को उठा के डिविजर बनाना है. अब की बात 3 times is 30, रिमाइंडर इज 0. दैट मीन्स इसी स्टेप का जो डिविजर है, कोशेंट नहीं, जो डिविजर है वही होगा HCF. और हमें क्योंकि फर्स्ट स्टेप से मतलब है तो फर्स्ट स्टेप के डिविडेंड और डिविजर के सेट का HCF वही होगा. दैट मीन्स आपको हर कॉलम में 10 बर्फीज रख सकते हैं, यानी कि हर स्टेक में आप 10 बर्फीज रख सकते हैं. अब क्वेश्चन आपको जो एनसीईआरटी बुक में है वो यहीं तक खत्म होता है. आगे इसको एक्सटेंड भी कर सकता है कि बताइए टोटल नंबर ऑफ स्टेक काजू बर्फी की कितनी होगी, बादाम बर्फी की कितनी होगी. तो अगर आप हर स्टेक में 10 बर्फीज रख रहे हो तो आप देख सकते हो कि काजू बर्फी की जो नंबर ऑफ स्टेक्स बनेगी, नंबर ऑफ स्टेक वो 420/10 यानी कि 42 स्टेक्स बनेगी. इसी तरीके से आपको बादाम की निकालनी है तो आपको क्या करना है, 130 डिवाइड बाई 10 दैट मीन्स 13. और इसी तरीके से किसी ने टोटल नंबर ऑफ स्टेक पूछ लिया तो आप बोल सकते हैं इन दोनों को ऐड कर देंगे, 55 टोटल नंबर ऑफ स्टेक बनेगी आपके पास. तो ये आपका एडिशनल पार्ट हो सकता था, बुक में नहीं दिया गया है, ऐसा भी पूछ सकता था. तो सबसे पहले हमने समझ लिया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, एल्गोरिदम से निकाल लिया और पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लिया. इसी के साथ बच्चों आपका एग्जाम्पल्स अभी खत्म होते हैं. नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज 1.1 को अटेम्प्ट करेंगे. अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर.